हमारे रोजगार का बेहतर प्रबंध हो, सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में शासकीय भर्तियां जितनी आवश्यक है उनको नए सिरे से करने का फिर से अभियान प्रारंभ किया जाएगा। 15 अगस्त पर अपने भाषण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की घोषणा की थी। तब किसी को ये इल्म नहीं था कि इसके 3 दिन बाद वे प्रदेश के नौजवानों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सीएम ने कहा, इसके लिए जरूरी कानून बनाया जाएगा। प्रदेश के संसाधन केवल प्रदेश के बच्चों के लिए होंगे। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। यही वजह है कि ऐलान होते ही कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक कमेंट आए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, मेरी मांग शिवराज जी आपने स्वीकार की, धन्यवाद, लेकिन जब तक आदेश नहीं निकलेगा तब तक आप पर कैसे भरोसा करें। उधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, प्रदेश के युवाओं के हक के साथ पिछले 15 वर्ष की तरह वर्तमान में भी छलावा ना हो, वे ठगे ना जाए। यह आगामी उपचुनावों को देखते हुए मात्र चुनावी घोषणा बनकर ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखा जावे, अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। आदरणीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इसकी पहल की थी और उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के ही लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है तो वो करके दिखाएं और युवाओं को रोजगार दें। आज प्रदेश का जो युवा है वो दर दर भटक रहा है। प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को देखते हुए इसे बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। हालांकि ये तय होना बाकी है कि दूसरे राज्यों से आए जो लोग प्रदेश में रह रहे हैं उनके लिए क्या नियम होंगे, साथ ही नई व्यवस्था कब से लागू होगी, इसके बाकी प्रावधान क्या होंगे, ये आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन प्रदेश के युवाओं के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है और बीजेपी सरकार के लिए भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है शिव का मास्टर स्ट्रोक। और मास्टर स्ट्रोक इस मायने में कि रोज़गार एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर युवा सबसे ज़्यादा सवाल उठाते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो आप ये पाएंगे कि हर राजनेता का जो ट्विटर हैंडल हो या उसका फेसबुक हो या फिर यूट्यूब पर उसका कोई इंटरव्यू हो, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो पक्ष विपक्ष की दलीलों के अलावा बड़ी संख्या में आपको युवाओं के ऐसे कमेंट्स मिलेंगे कि भाई साहब ये मसला तो चलता रहेगा, हमारी नौकरी के लिए आप क्या कर रहे हैं। उनका एक ही सवाल रहता है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक लगातार ये पूछते रहते हैं, वो चाहे किसी न्यूज़ चैनल का यूट्यूब चैनल हो या उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उनके एक ही सवाल रहते हैं कि साहब ये ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये मसला भी हो जाएगा, लेकिन ये बताइए कि हमारी नियुक्ति कब होगी, हमको कब नौकरी मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कितनी अहम हैं, रोज़गार कितना अहम है युवाओं के मानस में, ये बड़ा अहम प्रश्न है। क्योंकि भारत अभी एक युवाओं का देश है और माना जाता है कि आगामी लगभग 2 दशक तक इस देश में युवा आबादी खासी संख्या में प्रभावी रहेगी। तो ये एक बड़ा मसला तो है। लेकिन जो घोषणा हुई है उससे जुड़े कुछ सवाल भी हैं कि क्या ये जो शासकीय नौकरियों का प्रावधान है ये क्लास 3, क्लास 4 के लिए रहेगा या फिर ये क्लास 2 के लिए भी एप्लीकेबल होगा, और अगर होगा तो फिर ये कैसे होगा। क्या हम बाहर से डॉक्टर्स लेना बंद कर देंगे दूसरे राज्यों से? क्या हम जजेस, सिविल जज की जो परीक्षा होती है उसके अभ्यर्थी जो हैं क्या वो नहीं होंगे? और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम देखते हैं कि क्लास 2 पोस्ट की बात करें, वहाँ ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ठीक है, एक अच्छी पहल है और माना ये जा रहा है कि उपचुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान साहब का मास्टर स्ट्रोक है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है उनका। नमस्कार। हमारे साथ हैं अब्बास हफीज़ साहब, युवा नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और रीवा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक केपी त्रिपाठी साहब, उनका भी मैं बहुत
स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम शुरुआत करके आगे बढ़ेंगे। मास्टर स्ट्रोक तो हमने नाम दिया है, आप इसे किस तरह देखते हैं और क्या आप मानते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कुछ ये बात भी सामने आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के मुताबिक आप किसी को भी कास्ट या रिलीजन या फिर उसकी किस राज्य से वो है, इसके आधार पर आप रोज़गार से उसको डिप्राइव नहीं कर सकते। कई तरह की बातें हैं, लेकिन आप किस तरह देखते हैं इसको? जी, आपने ठीक कहा शरद जी कि ये सारी चीज़ें होती हैं। यही कारण है कि ये जो मामला है ये शिवराज जी की पुरानी सरकारों में भी चला। हमने ये देखा लगातार इसमें कैबिनेट सब कमेटी बनी और ये कोशिश हुई, और ये कोई डिमांड आज की नहीं है, ये अचानक एक विषय आ गया। ये थॉट बहुत दिनों से चल रहा है कि हम अपने राज्य के लोगों के लिए अधिक से अधिक सीट्स कैसे उपलब्ध कराएं, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो इन निर्णयों में छुपे रहते हैं कि राज्य के लोग नहीं आ पाते, दूसरे राज्य के लोग उनको सीटों को कैप्चर कर लेते हैं। तो आपको एक कोई ना कोई एक जो है बैरियर तो लगाना पड़ेगा। आप मूल निवासी में चाहे 10वीं की परीक्षा लगाएं, 12वीं की लगाएं, या कुछ भी ऐसा लगाएं, या इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं। जैसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने कुछ कंडीशन अपनी लैंग्वेज की रखी है। यदि आप जब साउथ में जाते हैं तो वो हिंदी लैंग्वेज नहीं देते, वो तो अपने जो रीजन में देखते हैं कि उनको जिस रीजन में है वहाँ की जो लैंग्वेज उसको आती है कि नहीं आती। तो सभी ने एक संवैधानिक दायरे में कोई ना कोई रास्ता निकाल रखा है। यदि मध्य प्रदेश में इस तरह की चीज़ें हो रही तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बड़ा बोल्ड डिसीजन है। आप इसे मास्टर स्ट्रोक बोले, लेकिन क्या बोल्ड डिसीजन है, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पर आप देखिए कि जो हिंदी पट्टी है उसमें ये डिसीजन बहुत बड़ा जो है, आपको देखिए कि एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्योंकि जो ज़्यादातर लोग आते हैं, हम देखते हैं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के लोग मध्य प्रदेश में ज़्यादा आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश से भी जो लोग जाते हैं, जब ओपन कोई भी स्टेट पीएससी का जब कोई एग्ज़ाम होता है तो मध्य प्रदेश के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके लिए ये एक जो रास्ता है वो थोड़ा सा बंद होगा, तो निश्चित तौर पर इस पर लीगली भी लोग जाने की कोशिश करेंगे, राज्य भी आपत्ति करेंगे। मुझे याद है कि राजस्थान में भी ये विधानसभा चुनाव के पहले ये विषय उठा था। वहाँ के लोगों की भी ये डिमांड थी कि भाई हमारी जो सीट्स है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो दूसरे राज्य के लोग उन पर आ जाते हैं, तो उसको रोका जाए। तो वहाँ भी ये थॉट प्रोसेस चल रहा है, और भी राज्यों में संभवतः ये चल रहा होगा कि हमें अपने राज्य के लोगों को प्राथमिकता कैसे देनी है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल भी हैं। अब्बास हफीज़ साहब, दिग्विजय सिंह जी ने स्वागत किया है, कमलनाथ जी ने भी स्वागत किया है। श्रेय लेने की बात हमेशा छिड़ ही जाती है। फिर कांग्रेस का पहले तो मैं स्टैंड स्वागत वाला है, ये तो स्पष्ट हो रहा है। और आप किस तरह इसको देखते हैं, और वेलकम तो कर ही रहे हैं आप? देखिए शरद जी, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था 70% जो रोज़गार हैं वो मूल निवासी मध्य प्रदेश के जो हैं उनको मिलें, और उसके बाद इस पूरे के पूरे उसमें आगे प्रोग्रेस भी हमने किया था। अब शिवराज जी ने अगर फाइनली एक कोई ऐसा कदम उठाया है तो स्वागत योग्य है, लेकिन जब तक वो धरातल पे नहीं दिखेगा तो किस बात का स्वागत होगा। अगर हम देखें 50,000 जो पद हैं शासकीय वो रिक्त हैं, उनको कब भरा जाएगा इसकी बात होनी चाहिए। ऐसे तो हमने बहुत से हज़ार घोषणाएं और हज़ारों वादे सुने हैं इससे पहले। पीएससी की बात करें, दिग्विजय सिंह जी के ज़माने में जब वो मुख्यमंत्री थे, जहाँ तक मुझे पता है, आप बहुत अच्छा जानते होंगे कि जब मूल निवासी क्लॉज था मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी के अंदर, जिसको हटाया भी शिवराज जी ने था उनकी सरकार के अंदर, और बाहर के लोगों ने आके यहाँ से रोज़गार लिए, यहाँ नौकरियाँ लीं। बहुत से हमारे मध्य प्रदेश के युवा वंचित रहे उस ज़माने के अंदर। अब फिर फाइनली 15 साल के बाद अगर उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पद कब भरे जाएंगे, रोजगार और कब बनाए जाएंगे? मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार पे बेरोजगार होता जा रहा है। पूरे देश के अंदर जिस तरह से कोविड का मिसमैनेजमेंट है, एक तरह से देखा जाए तो उसका हमने परिणाम देख ही लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि रोजगार कहाँ है? 15 साल में कितने रोजगार दे दिए? शिवराज जी का मुझे आखिरी 2 साल तो याद है कि विज्ञापन भी नहीं निकाला था सरकारी नौकरियों का, ये सबके सामने है, लेकिन 50,000 रिक्त पद हैं, उनको भरने का फौरन काम किया जाए। कमलनाथ जी ने भी यही कहा कि अगर छल कपट कुछ हुआ तो फिर कांग्रेस उसके लिए मैदान में आएगी। त्रिपाठी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, किस तरह देखते हैं आप? और आप बड़ी एक महत्वपूर्ण जगह से आप इस मायने में आते हैं कि जहाँ लोग स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए या ख़रीदारी के लिए मध्य प्रदेश के किसी बड़े शहर के बजाय समीप के इलाहाबाद जाना पसंद करते हैं। रीवा की मैं बात कर रहा हूँ, जो करीब करीब 2 घंटे का रास्ता रीवा से पड़ता है। तो आप इस चीज़ को और बेहतर समझते हैं कि रीवा और इलाहाबाद के रिश्ते किस तरह हैं,
और रीवा से कई बच्चे इलाहाबाद जाते होंगे परीक्षा देने, और इलाहाबाद से कई बच्चे रीवा मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए आते हैं। ऐसे में आप इस पूरे निर्णय को किस तरह देखते हैं, और क्या हम इस तरह से इन चीज़ों को जो कर रहे हैं, जैसे मुरैना से राजस्थान आना जाना, या नीमच से राजस्थान आना जाना, या बुरहानपुर से महाराष्ट्र आना जाना, हमारी बनावट बड़ी दिलचस्प है, इसलिए मैं इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूँगा। फैसला तो ये स्वागत योग्य है ही, क्या कहेंगे त्रिपाठी साहब? जी जी जी, जहाँ तक ये फैसला है, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है, और ये इस बात को दृढ़ता से रेखांकित करने का फैसला है कि मध्य प्रदेश के लोगों का मध्य प्रदेश के रिसोर्सेज पर ही पूरा हक होगा। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का इस फैसले के लिए बहुत ही स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं, खासकर युवाओं की तरफ से। जहां तक हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, दिग्विजय सिंह जी के समय एक भी MPPSC के एग्ज़ाम 4-5 सालों तक कंडक्ट नहीं हुए थे, और पिछले 1.5 सालों में जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिताएं सरकारी डिपार्टमेंट की आयोजित नहीं की गई। और जब पिछले 15 सालों में शिवराज जी की सरकार बनी, हर साल MPPSC की परीक्षाएं कंडक्ट होती रहीं, व्यापम के माध्यम से भर्ती परीक्षाएं होती रहीं, और इस तरह से हर तरह से युवाओं को पता नहीं कितने लोगों को संविदा में नियुक्तियां दी गई, तो पर्याप्त नौकरी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के काम किए गए। जहां तक युवाओं के रोजगार की बात कर रहे थे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे नहरों के निर्माण के क्षेत्र में हो। इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से कई सारे इनडायरेक्ट रूप से रोजगार लोगों को, युवाओं को मिले हैं। इसलिए रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, रोजगार का मतलब है रोजगार के अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराना। तरह तरह से फैक्ट्रियां लगी, पावर प्लांट लगे, उनके माध्यम से भी हबीब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं त्रिपाठी साहब, आइए सुन लेते हैं उनको। कुछ लोगों को विधायक जी को बहुत अच्छे से मालूम है कि 50,000 रिक्त पद हैं, उनको कब भरने वाले हैं ये नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरा बहुत साधारण सवाल है मध्य प्रदेश की आम जनता का कि भाई संविदा का क्या कहना है। फिर आपको, अगर आप रोजगार की ही बात कर रहे हैं देने की, तो मध्य प्रदेश का जो संविदा कर्मचारी है उसका क्या होगा, अतिथि शिक्षक का क्या होगा, अतिथि विद्वान का क्या होगा। आप आगे की सोच रहे हैं, ये चुनावी वादे हैं, चुनावी वादे पूरी जनता जानती है, पर जो हालात अभी दिख रहे हैं सामने, मुझे आज भी याद है, कभी मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो गए थे संविदा शिक्षा अतिथि विद्वानों के धरने के अंदर, उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी आपको नियमित कर देंगे। तो उन सब का क्या होगा, वो टकटकी बांधे हुए देख रहे हैं। चुनावी वादे मत कीजिए, पहले जो परेशानियां हैं उनको दूर कीजिए। जी जवाब दीजिए त्रिपाठी साहब आपके साथी के सवाल का। जी जो ये हमारे साथी हैं, इनके घोषणा पत्र और वचन पत्र जो कि ट्रक में भरा जा सकता था, इतना बड़ा इन्होंने वचन पत्र बना लिया था अतिथि व्याख्याताओं को, अतिथि विद्वानों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की जब 2003 में सरकार बनी तो हजारों दैनिक वेतन भोगियों कर्मचारियों को रेगुलर करने का काम किया। संविदा के जितने भी कर्मचारी है क्रमशः उनको धीरे धीरे करके सभी को एक मेन लाइन में अध्यापक संवर्ग दिया गया। ऐसे हमारे जो शिक्षाकर्मी इन्होंने भर्ती किए थे, उनको आज हमारी सरकार ने अध्यापक संवर्ग में 70 साल के अंदर हमने क्या किया, ये सारी चीजें आज का मौजू नहीं है। आज जो परेशानी है उनको हल कौन करेगा। आप एक टकटकी बांधी निगाहों से देख रहे हैं जनता से लोग आपको, तो आप उसके अंदर कीजिए। पहले सबने किया, हमने भी किया, आपने भी किया, सबने किया। लेकिन आज क्या होगा, आज सत्ता में जिसकी जिम्मेदारी है, अगर वो ये कहे कि भैया मैं आपको इतने सारे अवसर दूंगा, वो नहीं, जो लोग पीड़ित बैठे हैं उनका कर दीजिए कुछ थोड़ा सा, अगर आप सही में चिंतित हैं तो। जी त्रिपाठी साहब। जी बिल्कुल। जो 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने पूरा कबाड़ा कर दिया है मध्य प्रदेश का, हम लोग जल्द ही इन सारी चीजों को पटरी पर लाने के लगे हुए हैं। ये कोरोना पेंडेमिक का समय है, अभी हमारी सरकार निर्णय लेने पर लगी हुई है। जल्द से जल्द 50,000 पद भी भरे जाएंगे, और हम इनको पूरा विश्वास दिलाते हैं अपने कांग्रेस के साथी।
15 साल में तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकलकर आखिरी विकसित राज्यों की श्रेणी तीन में खड़ा सालों हो में सका आपने है। एक विज्ञापन यदि नहीं इसका जारी किसी को किया श्रेय जिसकी जाता बात है आप तो कह रहे थे भारतीय ना कि जनता पहले पार्टी नहीं की होता था सरकार और सरकारी मुख्यमंत्री नौकरियों शिवराज का। सिंह चौहान। 50,000 रिक्त पद हैं। विधायक जी आप कल कहलवा दीजिए मुख्यमंत्री जी से कि उनका आवेदन निकाल, विज्ञापन निकाल के आवेदन मंगवा लेंगे, जनता खुश हो जाएगी। बिल्कुल आप इस पे निश्चिंत रहें। आपको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि हमने ये निर्णय लिया है तो 50,000 पद जल्द से जल्द बिल्कुल भरे त्रिपाठी जाएंगे। साहब, सरकार से यही अपेक्षा है और यही उम्मीद है और इस बड़े फैसले के पीछे युवाओं की अपेक्षा यही है कि कुछ और इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण ये चीजें कांग्रेस हैं। की सरकार नहीं है जी कि सिर्फ वादा करती है, वचन पत्र देती है। जी 70 सालों में तो बहुत सारी बात है करने के लिए, आपने क्या नहीं किया था। जो बड़े प्रश्न हैं विधायक इससे जी, जुड़े हुए मैं उसकी तरफ मैं लौटता उसमें हूं नहीं और जाना चाहता। आप दोनों विद्वान साथी राजनीतिक दलों के, आप भी उस पर गौर करें। बड़े प्रश्न ये हैं कि रोजगार मैं खुद भी पीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपी पीएससी, एमपी पीएससी 5 साल तक मैं दिग्विजय सिंह जी के समय हम लोग नहीं दे पाए थे। चलिए, राजयोग था आपका तो आपका आना इधर हो गया था कांग्रेस की सरकार। राजयोग कहें या जनप्रतिनिधि योग कहें, राजयोग मैं हटा देता हूं, जनप्रतिनिधि योग कहता हूं। त्रिपाठी जी मुस्कुरा दीजिएगा इस पे, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है और आप वैसे एक विद्वान अधिकारी के तौर पर भी आप बड़े अच्छे लगते हैं। जनसेवा का योग था। हाँ, जनसेवा का योग था। दिनेश जी, बड़े प्रश्न ये हैं कि बहुत अच्छी घोषणा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और वैसे भी वो एक कर्मचारी फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ हमेशा सामने आते हैं और इस बार युवाओं के प्रति उनका एक फ्रेंडली एटीट्यूड इसमें दिखा है। लेकिन रोज़गार के अवसर हैं कितने, ये बड़ा सवाल है। सरकार को इसके साथ सामने आना पड़ेगा कि नौकरियां कितनी हैं और कहाँ हैं, या वो जॉब क्रिएट करने की तरफ आगे बढ़ रही है। दूसरी चीज़ है कि आपको भी याद होगा 2000 में जब मैं एक राष्ट्रीय एजेंसी में था और मैं जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बन रहा था तो मैंने एक स्टोरी की थी। उसकी जो सचिवालय की नई इमारत थी उस पर एक नारा मैंने देखा था और मैंने लिखा कि नया राज्य बनने के साथ ही एक श्रेष्ठता का भाव भी इस नए राज्य के सर चढ़कर बोल रहा है और एक नीले रंग की स्याही से एक नारा सचिवालय की बिल्डिंग पर लिखा गया है, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। हमने देखा कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ क्या हुआ। दक्षिण में हिंदी विरोध को लेकर और हिंदी के प्रति एक बड़ा अलग भाव रखा गया। अब इस तरह के फैसले कहीं उत्तर भारत में एक कि यहाँ से व्यक्ति गया, कहा आपके यहाँ बंद है नौकरी, हमारे यहाँ कैसे आ गए आप नौकरी के लिए, इधर से आज व्यक्ति यहाँ आया तो आप कैसे आ गए। ये भी ध्यान रखना होगा इस बड़े फैसले के साथ कि ये कहीं विद्वेष का कारण ना बने और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि कहीं खाई गहरी ना हो। ये दो प्रश्न, रोजगार कितना है और कहीं विद्वेष ना पैदा हो। देखिए शरद जी, जो मैंने पहले कहा कि इसमें बहुत सारा ये जो राजनीतिक तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय है जो उत्तर भारत को ही प्रभावित करेगा। आप अबला मानोस है या सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। हर जगह अपने अपने एक स्लोगन है। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो बदल रहा है। आपने पिछले 10-15 साल में देखेंगे कि गवर्नमेंट ने को अब ये महसूस होने लगा हर सरकारों को कि पेंशन की लायबिलिटी आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो विदाउट पेंशन जॉब पर जा रही है। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल का एक जो हमने देखा कि एक पैटर्न आया कि जो है एक उस मॉडल पर सरकारें अब कॉन्ट्रेक्चुअल करने लगी, उसमें जो है आप कोई पेंशन वगैरह सरकार को नहीं देनी है। तो और दूसरा फिर चल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन, कि आप जो है अब सरकारों को नहीं करना है। यदि रोड बनाना है तो वो काम अब पीडब्ल्यूडी का नहीं है, अब हम ठेके पे दे रहे हैं, मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, टोल लग रहे हैं। तो वो जो अमला जिस तरह का आना चाहिए, तो एक तरह से जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है रोजगार कुछ कम हुआ पहले की अपेक्षा। जो बेसिकली रेगुलेटरी वर्क के लिए या जो ऐसी डेवलपमेंट स्कीम जिनमें सीधा जो हितग्राही मूलक योजनाएं जो हम कहते हैं जिनको, बिल्कुल ठीक है, उन्हीं के लिए जिनकी आवश्यकता है। आउटसोर्सिंग बहुत बढ़ गई सरकारी कामकाज कि हमको हेल्थ सेक्टर में भी हम ये देखते हैं कि जैसे बहुत सारे बीच में हम इशू देखते हैं कि 108 है या इस तरह की जो अलग सर्विसेज हैं, क्योंकि सरकारें उसको नियंत्रित नहीं कर सकती। यदि आप एक एजेंसी है उसको दे रखा है तो शायद आप रेगुलेट कर सकते हैं। तो सरकार का जो है वो रेगुलेट करने पर ज़्यादा ध्यान है कि ताकि लोगों को बेहतर सर्विसेज दे सकें। तो जब प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं तो जब इस तरह के निर्णय होते हैं तो बहुत सीमित पद होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप नहीं होता। यदि आप इसमें जो है
केवल क्लास 3 क्लास 4 पर रखेंगे तो संख्या जरूर ज़्यादा दिखेगी, लेकिन जब गजेटेड पोस्ट होंगी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होगी, पुलिस सर्विस होगी, या जो अदर स्टेट लेवल जो सर्विसेज हैं, तो उनमें तो वैसे भी पदों की संख्या कम होती है, और जिसके लिए दूसरे राज्यों के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ कोई मास्टर बनने बहुत कम लोग आते हैं कि मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान से कोई मास्टर बनने यहाँ तक आएगा, तो वो बड़े पदों के लिए आते हैं। तो जो बड़े पद हैं उनके लिए निश्चित तौर पे, अभी मुझे याद है कि जो पटवारियों की जब भर्ती हुई थी तो उन्होंने स्थानीय स्तर पर ज़्यादा फोकस किया हो, तो जो कम से कम जिले की या अपने क्षेत्र की ज्योग्राफी तो समझता हो, बिल्कुल, तो इसी हिसाब से सरकार ये महत्वपूर्ण बात है। जी जी, बहुत संक्षेप में जी। बहुत जानकार हैं विधायक जी भी और मुख्यमंत्री जी भी बहुत कुछ जानते हैं। रिट पिटीशन के बारे में सब जानते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था उसके ऊपर, जिसके अंदर आप आर्टिकल 15-16 का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। इसके लिए हम कह रहे हैं कि चुनावी वादा है। जब वो कानून कह रहा है कि आप किसी की धर्म, जाति और उसकी नागरिकता या उसका जो निवास स्थान है उसके आधार पे उसको वंचित नहीं करेंगे रोजगार के, तो ये आगे जाके उलझना है इन मामलों को कोर्ट्स में और उसका कुछ नहीं होना है। इसके लिए सिर्फ ये चुनावी वादा है। फिक्र करनी चाहिए प्रदेश के युवा की जो बेरोजगार होता जा रहा है सही में। लेकिन हफीज साहब, ये जिम्मेदारी सबकी है, और मध्य प्रदेश में आपकी भी सरकार जब रही है, इसके पहले दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में 10 साल और उसके पहले तो एक लंबा वक्फा है, तो ये सवाल हर सरकार से पूछा जाएगा कि रोज़गार के लिए आपने क्या किया है। और अभी भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं त्रिपाठी साहब की तरफ यही सवाल ले जाऊंगा कि आखिर हम ये सवाल भी मध्य प्रदेश में पूछना शुरू करें कि विप्रो में मध्य प्रदेश से कितने युवा हैं। हम ये भी पूछना शुरू करें टिस्को में मध्य प्रदेश से कितने युवा हैं। अमेरिका में या दूसरे अब्रॉड के बड़े देशों में मध्य प्रदेश के कितने युवा हैं। और निजी कंपनियां जो बड़ी हैं, जहां रोज़गार की कंडीशंस बहुत अच्छी है, उनमें कितने युवा हैं। क्योंकि आप युवा को नौकरी देना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, और नौकरी देकर कहीं ना कहीं उसका जीवन बदल जाएगा ऐसा भी नहीं है। उसको एक दिशा देना और मध्य प्रदेश से एक स्किल्ड युवाओं का समूह तैयार करना, ये एक बहुत बड़ा दायित्व है जिसके नतीजे हमें आने वाले 5-10 साल में मिल सकते हैं। त्रिपाठी साहब, ये भी एक कमिटमेंट मुझे लगता है सरकार सोच रही होगी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। 1 मिनट है आपके पास जी। जहाँ तक आपने सवाल उठाया, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न उठाया है। हमारे मध्य प्रदेश के लोग, बहुत सारे लोग सिलिकॉन वैली में भी मिल जाएंगे, पुणे में मिल जाएंगे, बंगलौर में मिल जाएंगे। एक अच्छी खासी संख्या है जी, एक अच्छी खासी संख्या है जो बाहर हमारे प्राइवेट जॉब कंपनी में लोग कर रहे हैं। हमारे युवा, स्किल्ड युवा हमारे पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है। तो रोजगार का मतलब, जहां तक हम सिर्फ युवा को नौकरी देना बता रहे हैं, मैं चाहता हूं इससे अलग हटकर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना सरकार के दायित्व हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 सालों में बखूबी मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का जो काम किया है उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए। जैसे हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में फैक्ट्रियां हैं, 2 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 3000 लोगों को वहां रोजगार मिलता है। मान लीजिए 2000 स्थानीय लोगों को मिल गया या 1500 लोगों को, लेकिन वहां जो ट्रांसपोर्ट खुलता है, जो मार्केट खुलता है, जो वहां जमीनों के दाम बढ़ते हैं, उससे हर वर्ग को लाभ मिलता है। तो जब डेवलपमेंट होता है, जब विकास होता है, तो रोजगार के कई सारे अवसर उपलब्ध होते हैं, पैसा आता है लोगों के पास। जब सिंचाई हुई तो हमारे क्षेत्र में बाणसागर की नहरों से एग्रीकल्चर में लाभ बढ़ा, वहाँ एग्रीकल्चर में रोजगार जनरेट हुआ। और जब वो पैसा आता है तो बच्चों की पढ़ाई में लोग खर्च करते हैं। और आज आईटी जैसे सेक्टर और अन्य सेक्टरों में हमारे मध्य प्रदेश के युवा पढ़ लिख कर काफी निकल रहे हैं। जी, 15 सालों में कितनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज आप लेकर आ गए मध्य प्रदेश में, जहां युवाओं को रोजगार मिल गया। ये बातें करना बहुत अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर जवाब दीजिए। आपने पुणे का नाम गिनाया, आपने सिलिकॉन वैली का नाम गिनाया, आपने तमाम जगहों का नाम गिना दिया। पहले सुनते थे इंदौर में आईटी पार्क आएगा, फिर सुनने लगे भोपाल में आईटी पार्क आएगा। अरे हमें तो आपने पूरा मौका ही नहीं अपना लेने दिया यहाँ पर। अगर हमारे तो बहुत कुछ चीजें थी, हमने 15 महीने में जो किया वो आपके 15 सालों पे भारी है। आपके 15 साल आज ये वादा करवाने मजबूर कर गए हैं आपको। चिंता मत करिए, हम आईटी में भी बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। चलिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम जो सेक्टर बाकी है उस सेक्टर में भी बेहतरीन काम करके दिखाने वाले हैं। शुभकामनाएं त्रिपाठी जी, शुभकामनाएं बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। आईटी सेक्टर में भी हम वो अपना दायित्व निभाते रहे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं त्रिपाठी जी को, धन्यवाद अब्बास हफीज साहब को, धन्यवाद दिनेश जी को। निश्चित तौर पर एक बेहतर फैसला, एक सराहनीय फैसला,
लेकिन इस फैसले के साथ ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं उनको कहीं कोई नुकसान पहुँचे, और न जो इंटर स्टेट एक फेडरल स्ट्रक्चर की हमारे संविधान में कल्पना की गई है। क्योंकि एक हिंदी भाषी राज्य का निवासी होने के नाते मैं उस समय बहुत दुखी होता था जब मुझे ये मालूम होता था, मैं नहीं जानता कितनी सच्चाई थी, लेकिन मैं सुनता था कि तमिलनाडु में हिंदी जानते हुए भी लोग हिंदी बोलना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं यही सोचता था एक युवा के नाते कि ये किस तरह का संघीय ढांचा है। और इसी तरह जब महाराष्ट्र से खबरें आती थीं कि उत्तर भारतीय लोगों के साथ वहाँ दुर्व्यवहार हुआ और इसके पीछे कुछ राजनीतिक और कुछ इथनिक कारण बताए गए, तब भी बड़ी पीड़ा होती थी। तो ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि हर राज्य अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, लेकिन इसके साथ वो इंट्रा स्टेट रिलेशनशिप और फैब्रिक जो हमारा सोशल फैब्रिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक है, और जो हमारा फेडरल फैब्रिक है, ये भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। क्योंकि फैसला एक होता है लेकिन उसके परिणाम बड़े दूरगामी होते हैं। तो ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।